आज दोनों मैचेस लगभग कहीं ना कहीं एक साथ शुरू हुए, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे शुरू हुए। नीदरलैंड वर्सेस श्रीलंका और नेपाल वर्सेस हांगकांग की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आज काफ़ी वक्त बाद मौका मिला कि दोनों ही मैचेस को क्लोजली फॉलो किया जाए, तो उसी पर लगातार नज़र बनी हुई थी दोनों ही मैचेस में। और दोनों ही पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया ज़रूर है अभी तक की बात करें अगर तो। खैर अब इस मैच की बात करें, तीसरा मैच था नेपाल ट्रांजिशन सीरीज़ का, नेपाल वर्सेस हांगकांग के बीच में। लगातार तीनों मैचेस जो है वो नेपाल जो है वो खेला है, नेपाल वर्सेस यूएई, फिर हांगकांग, और एक दिन रेस्ट के बाद आज फिर हांगकांग खेला। और नेपाल कहीं ना कहीं पहली टीम बनता है जो इस ट्रांजिशन सीरीज के फाइनल में पहुंच चुका है। यहाँ वो दो मैच जीत कर ही पहुंच ही गए थे, लेकिन एक ऑफिशियल तौर पर और स्टैंप लग गया, कहीं रन रेट वगैरह कुछ इशू ना हो जाए, तो अब ऑफिशियली वो इस फाइनल में पहुंच चुकी है। अब दूसरी टीम का वो बैठ के इंतजार करेगी कि कौन सी टीम वो पहुंच रही है। आज के मैच के एनालिसिस की अगर बात करें तो सुबह के वक्त जब हम बात कर रहे थे ऐसे ही, तो कहीं ना कहीं आपने कहा था कि आज नेपाल जो है टॉस जीतकर अगर पहले बैटिंग ले तो बहुत बेहतर है, बिल्कुल, ताकि कुछ टेस्ट इसके बारे में हो जाएगा कि इस बार चलिए हम डिफेंड कर देखते हैं, पहले बैटिंग कर देखते हैं। और एग्जैक्टली टॉस में आज वही किया भी है। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा फैसला था, बिल्कुल बहुत ही अच्छा फैसला था, और हमें दिखा भी टीम ने अच्छा डिफेंड भी किया, अच्छा खेले भी, बात ज़रूर करेंगे आगे। लेकिन कुल मिलाकर काफ़ी बेहतर फैसला था जब आपने दो मैच में बल्लेबाजी की है, माफ़ कीजिएगा बॉलिंग की है, और अब आपने बल्लेबाजी की है। बिल्कुल, वहीं पर प्रतीश जीसी की यहाँ पर एंट्री हुई, ललित राजवंशी भी यहाँ पर आए तो उनकी भी अच्छी खासी प्रैक्टिस हुई। प्रतीश जीसी को डेफिनेटली उन्हें मौका दिया गया, उनका डेब्यू हुआ, तो चलिए अच्छी बात है। ऐसी लगातार उन्हें बायोमेट्रिक मैचेस मिलते रहे तो और बेहतर धीरे धीरे खुद ब खुद ही होते चले जाएंगे। खैर अब बात करें मैच की, सबसे पहले यहाँ जो नेपाल जो है इस बार टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के लिए आया, और कहना होगा बैटिंग के बारे में एनालिसिस शुरू करने से पहले हर बार की तरह पहले फेस बाय फेस जान लेते हैं कि फेस बाय फेस नेपाल ने हांगकांग को किन किन फेसेस में मात दी है। जरूर 1 से 6 ओवर की बात करें नेपाल के लिए तो वहां पर नेपाल ने बनाए 40 रन और 3 विकेट गंवाए वहां पर। वहीं हांगकांग की बात करें तो हांगकांग ने 49 रन बनाए और 2 विकेट का नुकसान वहां पर हांगकांग को हुआ। तो पहला फेस हांगकांग को यहाँ गया 1 से 6 ओवर का। वहीं 7 से 15 ओवर की बात करें तो यहाँ पर नेपाल ने बेहतरीन वापसी की, 82 रन बनाए, 1 विकेट का नुकसान यहाँ पर टीम को हुआ। वहीं हांगकांग की बात करें तो हांगकांग ने 54 रन इस 7 से 15 ओवर के बीच में बनाए, सिर्फ 54 रन, 54 और 3 विकेट का नुकसान हुआ। बहुत पीछे चली गई और फेस भी ये जो है हांगकांग हार गई 1-1 की बराबरी पर 15 ओवर तक। वहीं 16 से 20 की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्क हमें नजर आया। नेपाल की बात करें 91 रन नेपाल ने बनाए डेथ फेस में 16 से 20 में और सिर्फ 2 विकेट खोए। वहीं पर हांगकांग ने 31 रन, सिर्फ 31 रन और जोड़े और 3 विकेट का नुकसान यहाँ टीम को, और वो टीम देखते ही देखते मैच से काफ़ी दूर रहे। बिल्कुल, तो क्लियरली है 2-1 से नेपाल ने इस गेम के फेसेस को जीता, यानी मिड फेस और डेथ फेस ये दोनों नेपाल ने जीते हैं आज की डेट पर। और पावर प्ले वाला फेस है वो हांगकांग कहीं ना कहीं 1 विकेट और 9 रन से जीता जरूर है। ओवरऑल इस टूर्नामेंट में बात करें अभी तक तो 9 फेसेस हुए हैं नेपाल के साथ। आप देखें तो 9 में से 8 फेसेस नेपाल ने जीते और 1 फेस आज जो हारा है वो इस पूरी सीरीज में पहली बार एक कोई फेस नेपाल हारा है। तो क्लियरली आप डोमिनेंस देख सकते हैं, डोमिनेंस परफॉर्मेंस नेपाल का अभी तक देखने को मिला है इस सीरीज में। अब बात करते हैं बैटिंग एनालिसिस की। सबसे पहले कुशल आसिफ दोबारा से यहाँ पर आए और दोनों ओपनर्स कुछ खास चले नहीं। कुशल बुटल डेफिनेटली अब यहाँ पर थोड़ा सा वो फॉर ग्रांटेड जरूर ले रहे हैं अपनी चीज को, क्योंकि कुशल बुटल की वजह से अभी लगातार रन निकल नहीं रहे हैं। इस टी20 की बात करें अगर तो लगातार रन निकल रहे, तो वो उस खराब शॉट्स पे आउट होना डेफिनेटली वो एक्सेप्टेबल नहीं था। कुछ वही वो करने की कोशिश कर रहे थे जो भीम शार्की ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर में वेस्ट इंडीज के खिलाफ किया, तो उनका एज लग गया था, तो वो बॉल खड़ी हो गई थी। इनका कहीं ना कहीं एज बल्ला नहीं लगा, तो पैर स्टंप के सामने बिल्कुल कहीं ना कहीं वो पाए गए। तो ये एक कंसर्न जरूर, ये एक इस तरह से विकेट अपना खो देना जब आपको पता है कि मेरे बल्ले से रन्स नहीं आ रहे, तो आप कुछ बॉलें लेकर वहां पर रन्स निकाल भी सकते हैं। कुछ देर अगर आप पिच पर ठहर भी जाएंगे, क्योंकि आप इस तरह के बैट्समैन हैं कि आप स्ट्राइक रेट बहुत जल्दी कहीं ना कहीं अपना बेहतर कर लेंगे। तो अगर शुरू में आप 70-80 की स्ट्राइक रेट से कुछ कोई पिच पे अगर वक्त बिताकर स्ट्राइक रोटेट ही कर लें कि चलिए मैं ये फेस निकाल लेता हूँ, ये फेस मुझे निकालने में दिक्कत हो रही है 3-4 मैचों से, तो 2-3-4 ओवर में आराम से निकाल लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाकर वापस अपने गेम में आ जाऊंगा। थोड़ा सा वक्त देने की कोशिश करते तो बेहतरीन यहाँ पर मौका मिल सकता था, क्योंकि आपके बल्ले से रन्स नहीं निकल रहे और आप उस पर भी खराब शॉट मारकर आउट हो जा रहे, तो ये आपकी कहीं ना कहीं गलती जरूर है। उस शॉट से बचा जा सकता है, जिस शॉट इतना अर्ली शॉट को ट्राई करने की जरूरत नहीं थी। आप अपने नेचुरल गेम के हिसाब से जाते, इतना अर्ली शॉट को ट्राई करना, ये सब शॉट हम देखते हैं ज्यादातर कभी कभी डेथ ओवरों में या 10 बॉलों में 25 चाहिए, तो ऐसे शॉट्स लेते, कोई बात नहीं, शॉट्स लीजिए, टी20 में सब चलता है। लेकिन इतनी अर्ली जाकर जब आपकी फॉर्म नहीं है फिलहाल रिसेंटली, उस पर शॉट कहीं ना कहीं बनता नहीं था। उम्मीद करेंगे कि अगले मैच में आप इन गलती से जरूर सीखेंगे। उसके बाद
यहाँ पर बात करें सोमपाल कामी को यहाँ भेजा गया। आज सोमपाल कामी को इस उम्मीद से भेजा गया था कि कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ी ज़्यादा बैटिंग मिले और एक अच्छी इनिंग खेले, थोड़ा सा उससे पहले वो टच में आ जाए, बैटिंग थोड़ी ज़्यादा करने को मिल जाए। लेकिन वो कहीं ना कहीं प्लान जो है इस मैच के तहत कहीं ना कहीं वो फेल जरूर हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है अब हर कोई ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सोमपाल कामी सिर्फ 11 बॉलें खेल कर आ जाए। वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि लंबी इनिंग जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो सीधा बल्ला, वो उन्हें लेंथ लंबा लेना था लेकिन वो हाइट उनके शॉट में ज़्यादा आ गया बजाय लेंथ के, तभी वो फील्डर क्रॉस नहीं कर पाया और कहीं ना कहीं अच्छा कैच वहाँ पर जरूर लिया गया। आसिफ भी उसके बाद 16 रन बनाकर कहीं ना कहीं आउट हो गए। जी हाँ, आयुष शुक्ला का सेलिब्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था, लेकिन एट द एंड आसिफ ने भी कुछ अच्छे शॉट जरूर लगाए, एक जो लग रहा था कि हाँ एक पॉजिटिव रिदम में जरूर है, लेकिन एट द एंड उनका भी विकेट निकल गया और एक अच्छी बॉल आयुष की थी, वो उसके बाद वो आउट हो गए। एंड उसके बाद यहाँ पर रोहित पड़ल की एंट्री जरूर हुई, रोहित पड़ल का बोल्ड और उसके बाद कुशल और दीपेंद्र की जो पार्टनरशिप है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं आज की डेट पर? नहीं जरूर देखिए, रोहित पड़ल का बोल्ड तो हम कहेंगे कि थोड़ा सा हो जाता है क्रिकेट में, थोड़ा बैकफुट पर गए और लगा नहीं, वो बल्ला लग जाता तो अलग कहानी होती ज़रूर है। तो लेकिन अभी कर भी रहे हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं थ्रू आउट द सीरीज़ में, तो इतना ज़्यादा कुछ बोलने की या कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बस आराम से खेलें, फोकस रखें, थोड़ा सा फोकस ज़रूर रखें बॉल पर कि कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। उम्मीद ज़रूर रहेगी अगले मैच में वो अच्छा करेंगे आने वाले वक्त में। लेकिन उसके बाद जो हुआ है ग्राउंड में, कुशल मल्ला का जो फायर उसके बाद हुआ, उसके बाद दीपेंद्र सिंह ऐरी की तरफ से जो हमें इनिंग देखने को मिली है, दोनों ने कमाल की इनिंग दिखाई है। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। टीम को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, टीम स्ट्रगल कर रही थी 4 विकेट गंवाकर। इस तरीके की इनिंग्स बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा काम आएंगी टीम को, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट, कॉन्फिडेंट देती है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा देती है कि हमारे पास ऐसे प्लेयर हैं जो हमें कंडीशन से निकाल सकते हैं और स्कोर बनाकर दे भी सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा है। दोनों ने बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेला है। आप देखें कुशल मल्ला का स्ट्राइक रेट 224 का है, वहीं दीपेंद्र का 167 के करीब का स्ट्राइक रेट है उनका, तो वो भी बहुत तेज़ खेले हैं। कुशल मल्ला ने 92 बनाए और दीपेंद्र ने 57 बनाया। शॉट्स भी बहुत लाजवाब थे, पावरफुल शॉट्स थे, लग रहा था कि हाँ हिटर खेल रहे हैं, ना कि बस जा रहे हैं छक्के चौके, ऐसा नहीं है। पैरों का इस्तेमाल भी कुशल मल्ला ने अच्छा किया। कुशल मल्ला ने अपना एक सिंगल हैंडेडली शॉट भी दिखाया जो कि काफ़ी पावरफुल, तो खैर वो है ही, और दीपेंद्र भी बहुत अच्छे हैं। और 145 रन की साझेदारी हुई, बहुत बाउंड्री के हर जगह उन्होंने शॉट्स लगाए, क्लियर किया, रन्स भी लिए, रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी रही। ओवरऑल बहुत अच्छा क्रिकेट रहा है इन दोनों बल्लेबाजों का आज की डेट में हम बात करें। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको T20 बड़ा टूर्नामेंट खेलने वाले हैं और उससे पहले इस तरीके की एक कॉन्फिडेंट इनिंग आ जाए जहां पर टीम बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही हो, उसके बाद आप टीम को इस लेवल पर लेकर गए तो अपने आप में एक बहुत बेहतरीन बूस्टअप होता है। और वो बूस्टअप कुशल मल्ला और दीपेंद्र सिंह ऐरी दोनों को मिला है। जैसे कि हमने आपको पिछले एनालिसिस में भी कहा था कि अब 94 आप चेस करने आए हैं, मान लीजिए 1 विकेट गिरा और 9 विकेट से आप जीत गए या 10 विकेट से आप जीत गए, तो उससे आपको इतनी प्रिपरेशन और कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, बजाय इसके कि कुछ विकेट्स गिर जाए, आप एक मुश्किल में हो, उसके बाद टीम स्टैंड आउट होकर बाहर निकले और ऐसा लगे कि यार क्या बड़ी जीत है। आप सोचिए टीम 30 पे 4, 40 पे 4 से एट द एंड रिजल्ट क्या आया, टीम ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की। तो ये एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस लेकर आता है टीम में, और वो कॉन्फिडेंस आज नेपाल के साथ जरूर गया है। उसके बाद ये रिकॉर्ड पार्टनरशिप भी है, इस साल 5 विकेट के लिए सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप है पूरे T20 रिकॉर्ड्स में। एक रिकॉर्ड जबरदस्त नीदरलैंड ने भी बनाया है आज, जो उनके 7 विकेट के लिए। वो रिकॉर्ड क्या है जाकर कम्युनिटी में जरूर चेक करिए। तो ये हाल रहा और एक भारी भरकम बड़ा स्कोर 213 का मेरे ख्याल से स्कोर जो है नेपाल ने कहीं ना कहीं बोर्ड पे लगा दिया। लास्ट में यही इंतजार था कि कुशल मल्ला अपनी सेंचुरी कर लें, और वो कोशिश कर भी रहे थे। 2 बॉलों में मेरे ख्याल से उनको 8 रन करीब चाहिए थे, लेकिन एट द एंड उन्होंने शॉट लगाने गए और उन्हें शॉट लगाना ही था, ग्राउंड क्लियर नहीं कर पाए। तो खैर, और दीपेंद्र सिंह ऐरी भी शॉट लगाने के चक्कर में ही आउट हुए। तो ये पूरी बैटिंग एनालिसिस आज रही है। काफी अच्छे शॉट्स भी रहे हैं इन 92 और 57 की इनिंग्स में दीपेंद्र सिंह ऐरी और कुशल मल्ला की। अब यहाँ बात करते हैं यहाँ बॉलिंग की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर शुरू के पावर प्ले में बेहतरीन हुई, काफी अच्छी बॉलिंग कराई और लगभग 3 विकेट जो हैं वो निकाल दिए थे मेरे ख्याल से। कुशल गुरतल की बात करें, आसिफ शेख की बात करें और सोमपाल कामी की, इन जिसको आसिफ शेख 6ठे ओवर की आखिरी बॉल पे ही कहीं ना कहीं आउट हुए, का ओवर था। काफी अच्छा पावर प्ले गया। उसके बाद मिड फेस में हैरानी नहीं हुई है, क्योंकि मिड फेस में हांगकांग की जो जान रहे हैं पिछले कई सालों से और रिसेंटली भी, उन पे आज जबरदस्त अटैक किया कुशल और दीपेंद्र ने। इसी वजह से कहीं ना कहीं पूरी हांगकांग की जो बॉलिंग है वो फ्लैट नजर आई मिड फेस में। बहुत अच्छा किया है नेपाल ने कि उन पर काउंटर अटैक किया। और एहसान खान की बात कर, क्योंकि एहसान खान जिस तरीके से स्पेल डालते हैं वो बहुत क्रूशियल हो जाते हैं अलग अदर बॉलर्स के लिए। गजनफर को देखें, वो भी आज एक्सपेंसिव गए, 4 ओवर में 53 रन दिए, और एहसान खान ने 4 ओवर में 39 रन दिए हैं और विकेट नहीं निकाला है। तो ये एक बहुत बड़ा
एक जो मेजर सेटबैक रहा है हांगकांग के बॉलर्स के लिए। नई बॉल से विकेट मिले हैं, लेकिन आज बैड डे रहा कि स्पिनर में जो सबसे टॉप है उनके, उन्होंने विकेट नहीं निकाल के दिया और इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में नज़र आए हांगकांग के बॉलर्स। किस तरीके से आज हर बाउंड्री की हर जगह जिस तरीके से आज उनके बॉलर्स की खैर हुई है आज नेपाल के बल्लेबाजों से, वो देखने लायक था। और पेसर्स भी लास्ट में काफ़ी ज़्यादा लैग किए हैं लाइन और लेंथ से, अपने बहुत ज़्यादा पुअर लाइन और लेंथ है। शॉर्ट पिच बॉलें काफ़ी हैं और आप शॉर्ट पिच बॉलें तभी डालें जब आपकी या तो लेंथ लाइन बिल्कुल प्रॉपर हो, हेलमेट पे टच कर रही हो, स्पीड भी हो, तो कुछ फ़ायदा भी होता है उसके साथ। लेकिन जब लाइन लेंथ ना हो, आप शॉर्ट बॉल पे शॉर्ट बॉल डाले जा रहे हैं, तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होने से रहेगा, वाइड हो जाएगी या छक्का चला जाएगा, चौका चला जाएगा, यही होगा ज़्यादातर जो हमें देखने को मिला है। अरे एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, गजनफर ने 19वां ओवर डाला था इस मैच का, अगर हम देखें माफ़ कीजिएगा शायद 19वां या 20वां ओवर करीब 20वां ओवर उन्होंने डाला था। तो उन्होंने जब बॉलिंग कराई थी उससे पहले भी उन्होंने एक ओवर कराया, नॉन स्टॉप स्लॉट पे स्लॉट बॉल्स दिए जा रहे थे। तो है किस तरह की बॉलिंग करा रहे थे वो समझ नहीं आ रहा था। कुशल मल्ला मान के चलिए, उन्होंने एक जगह एक बॉल डाली, कुशल मल्ला ने अपना थोड़ा सा स्टेप अप किया, फिर वही खड़े खड़े एक 6 लगाया, वो दोबारा भी वही रख रहे हैं, तीसरी बार भी वही रख रहे हैं। मतलब कोई लर्निंग देखने में नहीं आया। अगर आप हांगकांग के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा पुअर बॉलिंग कहीं ना कहीं दिखाई हांगकांग ने, लगातार स्लॉट एरियाज पे बॉल रखना। एक्स्ट्रास भी देखिए आप, कितना ह्यूज एक्स्ट्रास डाले, 10+ आई थिंक 10+ एक्स्ट्रास तो है। जी हाँ, 12 एक्स्ट्रास तो 13-14 ओवर तक ही थे बस। तो ये बहुत ज़्यादा पुअर बॉलिंग रही है हांगकांग की, और बैटिंग में आएंगे लेकिन बॉलिंग भी बहुत ज़्यादा पुअर रही है। थोड़ा सा अच्छा रहता है बैट्समैन बॉलर लोग थोड़ा प्लान के साथ बॉलिंग कराते हैं, एरियाज थोड़ा बॉडी के क्लोज रखने की कोशिश करते, अपना गुड लेंथ पर रख कर हाथ थोड़ा सा बॉल को बेहतर करते, क्लोज लेके आते, चौथे स्टंप पर लाने की कोशिश करते, तो बहुत अच्छा लगता। लेकिन वही स्लॉट एरियाज, वही आप बहुत ज़्यादा एक पैर आगे निकाल के कोई भी मार सकता है ये वाली बॉल, और स्पिनर्स भी बड़े आराम से बॉलिंग करा रहे हैं। लेकिन एहसान खान को जो टैकल किया है वो बहुत अच्छा है, उसका क्रेडिट नेपाल को ज़रूर जाएगा, जिससे बाकियों में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। बिल्कुल क्लियर है, एहसान खान पे जो अटैक किया है आज यहाँ पर नेपाल के बैट्समैन ने, वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट था, हाईलाइटेड पॉइंट था, जो हांगकांग पूरे बैकफुट पे चला गया इतनी बेहतरीन शुरुआत के बावजूद भी। 100 बातों की एक बात आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे बैट्समैन आपने ऐसे सुने होंगे कि स्लॉट एरियाज में आए फिर तो वो कोई भी बॉलर हो बॉल 6 पे, उस कैटेगरी में कुशल मल्ला यहाँ पर डेफिनेटली फिट बैठते हैं, और T20 में तो और एग्रेसिव हो जाते हैं। और उस पर हांगकांग के जो स्पिनर्स हैं और जो बाकी बॉलर्स हैं, उन्होंने लगातार उन्हें उसी जगह पर दी, कोई बॉलिंग बेहतर नहीं रही, और उसका कुशल मल्ला ने बखूबी फायदा उठाया। डेफिनेटली वो फायदा उठाने वाले थे ही, और हर किसी को उठाना चाहिए, और उन्होंने भी उठाया। लेकिन एहसान खान पे जो है आपने कहा बिल्कुल सही कि एहसान खान पे जो अटैक किया गया वो पूरी तरह से हांगकांग की बॉलिंग सेटअप के माहौल को खराब कर गया, और एट द एंड स्कोर जो है वो भारी भरकम 213 रन तक नेपाल की टीम जो है वो पहुंच गई। बहुत ही पुअर बॉलिंग आज की डेट पे देखने को मिली है हांगकांग से। चेस करने के लिए हांगकांग यहाँ पर आई, और शुरुआत उनकी फिर से खराब, और हरानी बिल्कुल भी नहीं है। नज़ाकत खान के बारे में ऑलरेडी आपको कम्युनिटी में आर्टिकल के थ्रू आपको समझा चुके हैं कि नज़ाकत खान T20 आई में डिजास्टर परफॉर्मर रहे हैं, किसी बात की बात नहीं है। वो कितने भी बेहतरीन प्लेयर रहे हो ODI में, लेकिन T20 में जब भी बात हुई है वो डिजास्टर परफॉर्मर। उनकी एवरेज 18-17 के आसपास उनकी पहुंच गई है इस बार, और पिछले मैच में शायद 0 पे आउट हुए थे, वो बोल्ड हुए थे, और इस मैच में 4 रन बनाकर 2 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। तो वो खराब शुरुआत उनकी लगातार जारी है, उनसे बल्ले से रन निकलते ही नहीं है इस फॉर्मेट में, पता नहीं फिर भी वो क्यों ना उस पर काम कर पा रहे हैं, ना उनसे हो पा रहा है, और ना वो उसका कोई और रास्ता निकाल पा रहे हैं। एंड उसके बाद की बैटिंग का एनालिसिस आप कैसे करते हैं? बाबर, अंशुमन, बाकी सारे प्लेयर्स, एजाज खान वगैरह। बिल्कुल, देखिए बैटिंग का जो स्ट्राइक रेट रहा है वो भी अगर आप देखेंगे, अंशुमन रथ का 107 का स्ट्राइक रेट है, 133 का बाबर हयात का है, और एजाज खान का 104 का है। तो स्ट्राइक रेट से लगेगा ही कि आप किस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं। 45 रन 42 बॉलों में बनाए हैं अंशुमन रथ ने, 42 बॉलों में आप 60 रन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन वही है कि और प्लेयर्स किसी का साथ नहीं है। एक ऐसी इनिंग, ये स्लोइश इनिंग के तौर पर आप कह सकते हैं कि हाँ हम खेल रहे हैं, 20 ओवर हमें खेलना है, जीतने के लिए नहीं। कोई टेम्परामेंट नज़र नहीं आया किसी में कि हाँ ये T20 के प्लेयर हैं, ऐसा नज़र नहीं आया। ये साफ है, बाबर हयात भी अनटच नज़र आ रहे हैं बिल्कुल। कुछ शॉट अच्छे लगाए, 6 चौके लगाए अंशुमन रथ ने, लेकिन आपको 214 चेस करना है, 114 टारगेट है। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर कुछ प्लान होते हैं, कोई एक प्लेयर लास्ट तक जाए, 80-85 करे। यहाँ पर 30-35 रन से 200 का टारगेट चेज नहीं होता। अब 30-35 7 लड़के तो मारेंगे नहीं मिलकर, ये तो कभी होगा ही नहीं कि 30 रन 7 प्लेयर मिलकर मार रहे हैं और टीम 213 चेस कर ले, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता।
एक सिंगल प्लेयर पहुंचेगा 60-70 की इनिंग खेलेगा। ओडीआई में हो जाता है लेकिन टी20 में ये नहीं होगा। बिल्कुल, अब ये चीज़ें हमें हांगकांग में जो फायर पावर है वो देखने में बहुत मिसिंग हो रहा है यार। 134 पे टीम ढेर, ये क्या स्कोर है? 134, 94 पिछले मैच में। बिल्कुल, अब पिच डिमांड कर रही है कुछ और, आपकी बैटिंग उस लायक हो नहीं रही है जो पिच मांग रही है, जो पिच में है, जो स्कोर्स आप पहुंच सकते थे क्लोज, उस 10-15 रन से हारना, चलिए आपने रन आउट किया, बहुत अच्छा खेले, पर ये हार कहीं से भी नहीं। बल्ला कहाँ चला रहे हैं, ऊपर हवाई फायर कर रहे हैं। एक्सप्लेन करने के लिए या एनालाइज करने के लिए कुछ होना भी चाहिए क्रिकेट में आपके, कि एनालाइज करें। बात बात पर हर चीज़ को एनालाइज करना ये डेली क्रिकेट के बस की बात नहीं। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आपको कुछ दिखाना होगा, उसी पे तो बात की जा सकती है। लेकिन हांगकांग की बैटिंग की बात करें, फ्लैट रही है। मैच 1 हो, उनका मैच 1 हो या उनका मैच 2 हो, कंप्लीटली फ्लैट रही है, क्लूलेस रही है। अब पीएनजी की सीरीज से चला जी हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपको याद होगा कि हांगकांग की अभी तक इन 2 मैचेस में, आगे काम नहीं कह सकते, अभी की 2 मैचेस में बैटिंग इनकी ये लग रही है जैसे पीएनजी अपने क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के अर्ली फेज में खेला करता था। आपको याद होगा, पता ही नहीं है वो करने क्या वाले हैं। 100 पे 6 है, ओवर खेले जा रहे हैं, रन ही नहीं ले रहे हैं, डॉट पे डॉट खेल रहे हैं। बस वही हाल यहाँ पर हांगकांग का है। उन्हें खुद को नहीं पता कि हम कर क्या है, कि हमें 214 चेस करने, 114 नहीं, क्लूलेस है। बैटिंग समझ में नहीं आ रही कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं, सिर्फ पिच पे वक्त बिताने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उससे कुछ फायदा होने वाला है नहीं। आप 80, 70, 80, 90 रन से हारेंगे और कहेंगे हमने बहुत कुछ इस मैच में सीखा है। टी20 की बात करें तो वो बेफिजूल है। आप इतने बड़े बड़े अंतर से हारे, उसमें आप क्या सीखेंगे, खास करके टी20 में सीखने की गुंजाइश पुराने, और ये तो प्लेयर्स खुद पुराने, 7-8 साल हो चुके हैं। लियाकत खान, अंशुमन रथ, बाबर हयात, एजाज खान, ये कोई ऐसा तो नहीं कि नहीं नए लड़कियां भी सीखेंगे, इनका तो करियर खत्म होने के कार पे। अगर ये भी परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो आखिर हांगकांग के लिए परफॉर्मेंस करेगा कौन? ये खैर बात हो गई। उसके बाद एंड बॉलिंग की बात करें, यहाँ हमने कहा कि एहसान खान पे नेपाल के प्लेयर्स ने अटैक जरूर किया, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था नेपाल के लिए, और हांगकांग के लिए नेगेटिव पॉइंट था। लेकिन यहाँ पर हमें कहना होगा कि अंशुमन रथ को काफी अच्छे तरीके से नेपाल के बॉलर्स ने बांधे भी रखा। ये अब क्रेडिट देना होगा कि उन्होंने भी, नेपाल के बॉलर्स ने भी वो फ्री बीज नहीं दी जो मोहम्मद गजनफर और बाकी बॉलर जो है स्लॉट एरियाज में या ओवर पिच डिलीवरीज डालकर नेपाल के बैट्समैन को दे रहे थे। बिल्कुल, देखिए अच्छी बॉलिंग रही है, क्या कहेंगे? नहीं, जरूर ये डेली क्रिकेट जरूर कहेगा कि नई बॉल से अगर सोमपाल और करण को विकेट नहीं मिला तो बहुत स्ट्रगल यहाँ ज़रूर होगा नेपाल के लिए। ये आज डेली क्रिकेट कह रहा है, आज जो भी डेट है इसको नोट कर लीजिए, या इसको जो भी क्लिप है इसको सेव भी कर लीजिएगा। स्ट्रगल बहुत होगा अगर आपको नई बॉल से विकेट नहीं मिलता है। ये एक चीज़ ज़रूर है, क्योंकि करण और सोमपाल जब विकेट ले रहे हैं, एक्सपीरियंस डियो है, ये याद रखिए। ये एक्सपीरियंस डियो अगर विकेट नहीं लेंगे तो टीम को स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। वो देखिए संदीप आएंगे, वो भी एक्सपीरियंस रखते हैं, तो वो अलग है, एक और एक्सपीरियंस जोड़ी आएगी फिर वो है। लेकिन मेरा ये स्टेटमेंट अभी भी कायम है कि नई बॉल से अगर विकेट नहीं मिला तो नेपाल स्ट्रगल जरूर करता हुआ नजर आएगा, चाहे सामने यूएई हो, ओमान हो, या फिर आप सेमीफाइनल में खुद को देख रहे हो वहाँ पर, या अपने अर्ली स्टेज में हो, ग्रुप स्टेज में, रीजनल फाइनल्स में। नई बॉल से जब से करण सोमपाल विकेट ले रहे हैं, बहुत बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाली टीम टी20 क्रिकेट है, ये याद रखिएगा, ये ओडीआई क्रिकेट नहीं है जहां संभलने का मौका मिलता है। टी20 में अगर सामने वाली टीम के 2-3 विकेट गिर गए हैं, वो बहुत बैकफुट पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपरी उनके ज़्यादातर जो बल्लेबाज है वो ऊपर ही बल्लेबाजी करने आते हैं, क्योंकि हांगकांग मेन है। बिल्कुल सही कहा। आप पाकिस्तान के बाबर रिजवान को देखिए टी20 में, आप इनको निपटाइए तो बड़ी मुश्किल से कितने चेज हैं जो पाकिस्तान ने किए होंगे इनके बिना टी20 में 1 साल या 2 साल का रिकॉर्ड निकाल कर देंगे। बिल्कुल, वैसे इंडिया का भी हाल है। अगर आप टॉप ऑर्डर की बात करें, टॉप 3-4 को अगर आप जल्दी निपटा लेते हैं तो टीम ने बहुत स्ट्रगल किए हैं, बहुत बार, कई सारे मौकों पे। तो यही है हांगकांग के साथ भी, उनका सारा कुछ अगर आप देखेंगे तो टॉप ऑर्डर की तरफ ज्यादा जाता है। बिल्कुल, मैं ये नेपाल के पेस बॉलर्स के लिए कह रहा हूँ खासकर, कि वो जो काम कर रहे हैं वो ब्रिलियंट है, जो इस वक्त वो कर रहे हैं, इस रिदम में है। करण को देखें, 4 ओवर में 1 बैटिंग, 25 रन, 2 विकेट। सोमपाल भी नई बॉल से विकेट ले रहे हैं, 3 ओवर में 24 रन उन्होंने दिए, 2 विकेट। इसके बाद जो अदर बॉलर्स जो एड ऑन हो रहे हैं और इसमें और ज़्यादा बूस्टअप दे रहे हैं इस बॉलिंग को, वो तो खैर काबिल तारीफ ही है, क्योंकि जब उन्हें शुरुआत ऐसी मिलेगी तो सारे बॉलर्स क्लिक इन जरूर करें। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये कहीं ना कहीं नटराज बंसी ने आज वापसी की, 3 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट उन्होंने भी निकाला। देखिए ये वाला जो काम है ये एहसान खान आज मिस आउट कर, बिल्कुल सही जी, ललित राठी, उन दोनों
बॉलर्स ने जो सोमपाल और करण ने उन्होंने अर्ली विकेट्स दिलाए, हांगकांग को स्ट्रगल में रखा। लेकिन उसके बाद मिड फेस में आप देखिए कैसे एहसान खान और गजनफर पे टारगेट किया गया कुशल मल्ला और दीपेंद्र सिंह की तरफ से, और वो पूरी तरह से फ्लैट नजर आया अपनी बॉलिंग में। लेकिन यहाँ पर आप वही काम ललित राजवंशी ने काफी बेहतर किया। कुछ खराब शॉट्स हांगकांग के भी रहे हैं, पता नहीं कहां और किस तरफ वो बल्ला चला, लेकिन ललित राजवंशी की जैसे हम जानते हैं हमेशा टाइट बॉलिंग रहती है, वो काम ललित ने बेहतर किया जो एहसान खान नहीं कर पाए। उनको भी बहुत अच्छी शुरुआत मिली थी अपने बेसर्स की तरफ से, लेकिन उनके स्पिनर्स कैपिटलाइज नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पर ललित राजवंशी को खास करके कहना होगा जिन्होंने काफी अच्छा कैपिटलाइज जरूर किया। तो ओवरऑल एक और क्लिनिकल जीत जो है यहाँ पर नेपाल को इस मैच में मिली है और फाइनल में कहीं ना कहीं पहुंचते हैं। हांगकांग के लिए कई सारे सवाल नेपाल ने दोनों मैचेस में काफी खड़े कर दिए, कई सारी चीजें उनकी है। बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग मिड फेस की बात करें, उसके बाद बैटिंग तो पूरा फ्लैट रहा है अभी तक दोनों गेम्स की बात करें। तो हांगकांग के लिए मोटे मोटे तौर पर अब आप क्या देख रहे हैं? 2 मैचेस और हैं उनके पास, उसके बाद इस एनालिसिस को कंप्लीट करें। नहीं, इंप्रूवमेंट होना तो मुश्किल है, इतने क्लोज आकर इंप्रूवमेंट ये झूठ लगेगा कि हाँ इंप्रूवमेंट एकदम से हो जाएगा पहाड़ जैसा। उसके लिए कुछ शो भी होना चाहिए, आउट होने का तरीका, आपका बल्ला चलाने का तरीका, पैरों का मूवमेंट, ये अगर आपका बेहतर है, आप क्रिकेट किस तरीके का खेल रहे हैं तो ठीक है, हम कह सकते हैं कि हाँ कुछ नज़र आ सकता है, कुछ हो सकता है। आपके ग्रुप्स की टीमें आपसे बहुत ज़्यादा टफ है, क्रिकेट खेल के आ रही हैं और आप भी खेल के आ रहे हैं इतना, लेकिन कुछ प्रोसेस होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये साफ है, बैटिंग लाइनअप पूरी की पूरी स्ट्रगल कर रही है, बॉलर्स एक्स्ट्रास पे एक्स्ट्रास डाले जा रहे हैं, बहुत काम करने की ज़रूरत है, लेकिन वक्त बहुत ही कम। बिल्कुल। अब होगा क्या कि ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आप हांगकांग ने एक मैच जीता और आपके मुंह से ये निकलेगा आज अंशुमन रथ का बल्ला चल गया, जी हाँ, आज बाबर हयात का बल्ला चल गया, तो आप क्या कह रहे हैं? आज आप बाबर हयात का बल्ला चल गया, बस। तो इसे हम तुक्के वाला कैटेगरी, ये टूर्नामेंट है, ये टूर्नामेंट है, ये सिर्फ एक मैच की एक इनिंग पे डिपेंड नहीं करेगा और ये चीजें कहीं ना, और फिर आपको सामने ओपोनेंट भी देखना पड़ेगा, जरूर देखना है। कहीं आपका सामना नेपाल से फिर हो गया तो नेपाल ने तो आपको एक्सपोज करके रख दिया 2 मैचेस में, कहीं आपका सामना यूएई से हो गया तो यूएई भी अच्छी खासी है, यूएई ने एक मैच खेला, मोहम्मद नसीम नहीं चले, उनके 3 प्लेयर्स है नहीं, फिर भी वो 140 तक पहुंच गए पहले मैच में नेपाल के खिलाफ। तो हांगकांग से काफी बेटर परफॉर्मेंस यूएई ने दी है। ये तो ओमान जो जबरदस्त फॉर्म में है, गल्फ इंडिया चैंपियनशिप जीत के आई है, अफगानिस्तान एक और सीरीज हरा दी, बिल्कुल भी यकीन मानिए आसान नहीं होगा। हांगकांग आपको बहुत ज्यादा अपना ग्राफ उठाना होगा रीजनल फाइनल्स में कुछ भी कहीं ना कहीं कंपीटिटिव करने के लिए। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। वेल डन नेपाल, लगातार 3 मैचेस जीतकर आप फाइनल में पहुंचते हैं। चौथे मैच का इंतजार रहेगा, उसे भी क्लिनिकल करें तो बेहतर रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।